आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी अनजान रिश्ता। सुकृति की जिंदगी में इंतजार के सिवाय और कुछ भी नहीं था। हर काम के लिए उसे हमेशा इंतजार ही करना पड़ता था। छोटी थी तो देर तक माँ के ऑफिस से आने का इंतजार, जब बड़ी हुई तो स्कूल और कॉलेज के रिजल्ट का इंतजार, रोज बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार, नौकरी का इंतजार, फिर शादी हो जाने का इंतजार और शादी के बाद रजत के साथ घर बसाने का इंतजार। और उसके बाद जो इंतजार शुरू हुआ वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इंतजार था। शादी के कुछ सालों बाद रजत को सुकृति से बहुत दूर यूएस में नौकरी के लिए जाना पड़ा था। पिछले काफी समय से सुकृति शहर में अकेली ही रह रही थी। अब उसे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए खुद ही जूझना पड़ता था। कभी नल टपकने लगता, कभी इन्वर्टर बैठ जाता, कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता तो कभी पानी चला जाता। उसे इस नए घर में आए हुए 6 महीने होने वाले थे, लेकिन इस घर की हर चीज उसे परेशान करने के लिए ही तैयार थी। सुकृति एक पढ़ी लिखी समझदार गृहिणी है, देखने में सुंदर है, घर के सभी काम खुद कर लेती है, कार भी चलाना जानती है। सुकृति और रजत की शादीशुदा जिंदगी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। रजत और सुकृति दोनों ही सभ्य परिवारों से हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को इज्जत देते हैं और सभी काम एक दूसरे से पूछ कर करते हैं। लेकिन रजत के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली सी रह गई थी। दिन भर के घर के कामों को निपटाकर अब बाहर के काम निपटाने की बारी थी, क्योंकि रजत तो यहाँ थे नहीं कि उनसे कह देती कि ऑफिस से आते हुए बाहर के काम भी निपटाते आना। बाहर का काम भी निपटाना तो आखिर उसी को था। ये सोचकर उसने कार निकाली और बाजार की तरफ चल दी। रास्ते में उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेड हूँ। लेकिन ये काम, ये जिम्मेदारियां उसे कम से कम गैर जरूरी होने से बचाए रखते हैं। सुकृति अपने ख्यालों में खोई हुई बहुत ही सदे हुए तरीके से ड्राइव कर रही थी कि अचानक उसकी कार को किसी गाड़ी ने पीछे से बहुत जोर से धक्का मारा। टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी कार का बैलेंस बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकरा गई। सुकृति को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ना ही उसने किसी को ओवरटेक किया था और ना ही उसकी स्पीड तेज थी। वो अपनी लेन में थी। फिर ये सब क्या हुआ? शुक्र है उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी, वरना पता नहीं क्या होता। ये सोचकर एक बार को वो सिहर गई। तब तक भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और सुकृति की कार की खिड़की पर कोई लगातार दस्तक दे रहा था। सुकृति ने ऑटो लॉक खोला और गाड़ी का शीशा नीचे किया तो सामने हैरान परेशान वो आदमी खड़ा था। उसकी गहरी सुनहरी आंखों में बहुत सारी शर्मिंदगी थी। वो बार बार सुकृति से माफी मांगे जा रहा था। सुकृति का दिल किया वो उस पर चीखे चिल्लाए, उसे भीड़ के हवाले कर दे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। आप बाहर आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी वर्कशॉप ले जाएगा। वो बार बार सुकृति के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ओहो, ड्राइवर को बगल में बिठाकर खुद ही ड्राइविंग की जा रही थी। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। सुकृति को खींच हो गई, लेकिन बात ना बिगाड़ने और घर जल्दी पहुंचने के मकसद से वो बिना कुछ कहे उस युवक की कार में बैठ गई। सुकृति ने अपने पति रजत को बताने के लिए फोन निकाला, लेकिन फिर वापस रख दिया। यूएस में बैठा रजत क्या मदद कर पाएगा, ऊपर से लाख हिदायतें और दे देगा। मेरा नाम राय बहादुर सिंह है, आपको कहाँ छोड़ना है? करीब 30-35 की उम्र वाले उस आदमी ने मिरर व्यू से सुकृति को देखते हुए पूछा। विकास नगर, सुकृति ने एक शब्द में जवाब दिया और सोचने लगी, इतने डैशिंग और स्मार्ट इंसान का इतना ओल्ड फैशन नाम, कहीं गलती से इसने अपने दादाजी का नाम तो नहीं बता दिया। ये सोचकर सुकृति मन ही मन मुस्कुरा दी। आप मेरे नाम पर हंस रही हैं ना? उस आदमी के अचानक पूछे सवाल से सुकृति चौंक गई। वो बोला, मुझे आदत पड़ चुकी है, लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं मेरा नाम सुनकर। मुझसे अच्छा नाम तो मेरे ड्राइवर का है, राज। सुकृति चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और साथ ही बीच बीच में अपने घर का रास्ता भी बताती रही। राय बहादुर सिंह की पर्सनैलिटी से सुकृति इम्प्रेस हो चुकी थी। स्मार्ट होने के साथ साथ वो एक दरियादिल इंसान थे।
ये बात सुकृति समझ चुकी थी। थोड़ी देर में राय बहादुर सिंह की कार सुकृति के घर के सामने थी। सुकृति अपना पर्स संभालते हुए गेट को खोलती हुई अंदर चली गई। उसने मिस्टर राय बहादुर को थैंक यू तक नहीं कहा, ना ही पीछे मुड़कर देखा। घर लौट आने के बहुत देर बाद तक सुकृति यही सोचती रही कि उसने मिस्टर राय बहादुर को पानी तक के लिए नहीं पूछा। क्या सोचते होंगे वो, कितनी बदतमीज औरत है। सुकृति को अपने इस व्यवहार पर अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। 2 दिन के बाद एक दोपहर उसका लैंडलाइन फोन घनघनाकर बज उठा। सुकृति ने फोन उठाया तो उधर से आने वाली आवाज मिस्टर राय बहादुर की थी। हेलो मिसेस शर्मा, राय बहादुर हियर। आपकी गाड़ी की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग का काम बाकी है। 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इज दैट ओके? जी ठीक है, सुकृति ने कहा। फिर अचानक ही सुकृति बोल पड़ी, मिस्टर राय बहादुर, आज शाम को आप घर आइए ना, कॉफी पर। सुकृति ना जाने कैसे अचानक इस अनजान आदमी से ये सब बोल गई थी। शायद औपचारिकता में उसने ये सब कह दिया। वो बेचारा कितनी मदद कर रहा था उसकी, और कोई होता तो टक्कर लगने के बाद ऐसे ही भाग जाता। फिर सुकृति को ये भी जानना था कि आखिर मिस्टर राय बहादुर को उसका नाम और फोन नंबर कैसे पता चला। वो शाम सुकृति के लिए बड़ी ही खूबसूरत रही। आज उसके सारे काम जैसे खुद होते चले जा रहे थे। मिस्टर राय बहादुर भी आ चुके थे सुकृति से मिलने के लिए। उनके हाथों में एक बहुत खूबसूरत लाल गुलाब के फूलों का बुके था। साथ में एक खूबसूरत से डिब्बे में एक रेड वेलवेट केक था। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, वो गैरेज में आपकी गाड़ी देखने चला गया था, उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, और बेतकल्लुफी से सोफे पर ऐसे बैठ गए जैसे वो रोज ही यहाँ आते जाते रहते हैं। वो फिर बोले, हम लोग बाहर लॉन में बैठे हैं, जहाँ वो बड़ा सा झूला है, उसके साथ 2 कुर्सियां भी रखी हैं। वहां से कॉलोनी का पार्क बहुत सुंदर दिखाई देता है। उनकी बातों को सुनकर सुकृति का दिमाग ठनका। ये आदमी कहीं जासूस तो नहीं? इसे बिना बताए मेरे घर का सारा हुलिया पता है, और मेरे बिना बताए इसने मेरा फोन नंबर भी ढूंढ लिया। कैसे? अब सुकृति थोड़ा असहज होने लगी। सुकृति थोड़ी देर में कॉफी बनाकर ले आई और दोनों में गपशप होने लगी। मिस्टर राय बहादुर की बातों में न जाने कैसा सम्मोहन था कि उनसे बात करते करते सुकृति को पता ही नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए। मिस्टर राय बहादुर बहुत ही खुशमिजाज और बातूनी किस्म के इंसान थे। थोड़ी ही देर में वो एक अनजान से सुकृति के अच्छे दोस्त बन चुके थे। सुकृति को याद नहीं कि आज से पहले वो कब इतना खुलकर हंसी थी, और उसने सोचने की कोशिश भी नहीं की। इस तरह किसी अनजान आदमी का डिनर तक उसके घर पर रुके रहना क्या सही था? उनके जाने के तुरंत बाद सुकृति ड्राइंग रूम समेटने लगी। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। किशोर कुमार की आवाज से पूरा कमरा खुशनुमा हो गया। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से सुकृति को लग रहा था जैसे आज उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया है। ऐसा लगा जैसे सालों बाद कोई पुराना दोस्त मिल गया था। उस दिन सुकृति बहुत गहरी नींद में सोई। दिन में उसकी गाड़ी वर्कशॉप से लौट आई। वर्कशॉप वालों ने ही गाड़ी पहुंचा दी थी। दोपहर को मिस्टर राय बहादुर का फोन आया। मिसेस शर्मा, गाड़ी में कोई शिकायत तो नहीं? सुकृति ने तुरंत शुक्रिया कहा। नहीं मिस्टर राय बहादुर, आपने बेवजह इतनी तकलीफ उठाई। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हुए उन्होंने कुछ संजीदा होकर कहा, मिसेस शर्मा, आप पेंटिंग बनाती हैं, एम आई राइट? ये सुनकर सुकृति चौंक गई। इन्हें कैसे पता चला? फिर उसने खुद को समझाते हुए तसल्ली की, शायद उस दिन मिस्टर राय बहादुर ने ड्राइंग रूम में टंगी उसकी बनी पेंटिंग देख ली होगी। उसके नीचे उसका नाम भी तो लिखा है। मिस्टर राय बहादुर ने सुकृति को किसी इंटीरियर डिजाइनर का नंबर दिया और उनसे मिलने को कहा। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं मिस्टर राय बहादुर? सुकृति ये बात उनसे पूछती इससे पहले ही मिस्टर राय बहादुर ने कहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि आप में हुनर है। किसी का हुनर भगवान की देन होती है, इसका इस्तेमाल कीजिए। मिस्टर राय बहादुर ने फोन रख दिया था।
सुकृति ने कॉलर आईडी चेक करके जब उसी नंबर पे फोन किया तो उधर से आवाज आई, ये नंबर अस्थायी रूप से सेवा वंचित है। फिर सुकृति को जैसे कोई भूत सवार हो गया। उसने गाड़ी निकाली और उस इंटीरियर डिजाइनर से मिलने चली गई जिसका पता मिस्टर राय बहादुर ने दिया था। कोई मिस्टर तपन मिले थे वहां। मिस्टर राय बहादुर के कोई रिश्तेदार होंगे, ये सोचकर सुकृति ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और कॉन्ट्रैक्ट की बात करती रही। 1 घंटे के अंदर ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मिस्टर तपन को सुकृति के आइडियाज बहुत पसंद आए थे। पहली पेंटिंग के बाद उसे पेमेंट मिलना तय हुआ था। सुकृति आज कैनवास, ब्रश, कलर लेकर घर लौटी थी। सुकृति की जैसे कोई मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। वो सोचने लगी, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। सुकृति पूरे मन से पेंटिंग बना रही थी। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस बीच मिस्टर राय बहादुर ने 2-3 बार फोन किया सुकृति की हौसला अफजाई के लिए। अब सुकृति बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो फोन पर रजत से टंकी के टपकने की, किचन की सिंक लीक होने की, किसी भी चीज की शिकायत नहीं करती। सुकृति का दिल किया कि रजत को मिस्टर राय बहादुर के बारे में बता दे, लेकिन वो चुप रह गई। पता नहीं रजत कैसे रिएक्ट करेगा। असल में सुकृति को भी नहीं पता था कि वो मिस्टर राय बहादुर के बारे में सोचती क्या है, क्या कहेगी अपने पति से। एक अनजान आदमी जो एक एक्सीडेंट की वजह से उससे मिला था, वो उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मान बैठी थी। कैसे बताए रजत को? वो इंसान एक नई दुनिया में ले गया है उसे, उसके वजूद से मिलवाया है उसने। इसलिए उसने रजत को कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि उसको एक इंटीरियर डिजाइनर के यहाँ एक असाइनमेंट मिल गया है, उसी पर काम कर रही है। पहली पेंटिंग लेकर जब वो मिस्टर तपन के ऑफिस पहुंची तो मिस्टर तपन बहुत खुश हुए। उन्होंने सुकृति के लिए कॉफी मंगवाई और बातों बातों में पूछने लगे, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? मैंने तो कोई ऐड नहीं दिया था। मैं सोच ही रहा था कि किसी बड़े आर्टिस्ट से कांटेक्ट करूं और आप आ गईं। एक दोस्त ने बताया मुझे, शायद आपके कोई रिश्तेदार होंगे और उन्हें आपकी जरूरत का अंदाजा हो गया हो। सुकृति ने मुस्कुराकर कहा। क्या नाम था उनका? मिस्टर तपन ने पूछा। जी, मिस्टर राय बहादुर सिंह, सुकृति ने कहा। इतना सुनते ही मिस्टर तपन के हाथ से कॉफी छलक गई। वो हैरानी से सुकृति को देखते रहे, फिर बोले, कहाँ रहती हैं आप? हाउस नंबर 44, विकास नगर। अब चौंकने की बारी सुकृति की थी। मिस्टर तपन ने सुकृति को उसके ठीक पीछे लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने भेजा था आपको यहाँ। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में से गहरी सुनहरी आंखें मुस्कुरा रही थीं। या शायद सुकृति को ये धोखा हुआ हो। ये, उसने कहा। सुकृति को लगा जैसे उसका सारा शरीर जम गया हो। मिस्टर राय बहादुर सिंह, मेरे पापा। मैं 5 साल का रहा होऊंगा जब वो नहीं रहे। मैं उनका बेटा तपन बहादुर सिंह हूँ। माँ ने विकास नगर का वो घर छोड़ दिया, लेकिन पापा नहीं छोड़ पाए। वहाँ जो भी रहता आ रहा है, पापा किसी न किसी रूप में उसकी मदद करते हैं। ऐसा सुना था मैंने, आज देख भी लिया। सुकृति उस कुर्सी पर जैसे जम चुकी थी। उसे याद आ रहा था कैसे मिस्टर राय बहादुर ने वॉश बेसिन का रास्ता नहीं पूछा था। उन्हें कैसे पता था कि बाहर लॉन में एक बड़ा सा झूला पड़ा है जहाँ 2 कुर्सियाँ पड़ी थीं। सुकृति को अब एक ही बात का अफसोस रहा कि मिस्टर राय बहादुर अब कभी उसे फ़ोन नहीं करेंगे। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी नई से नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।